नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे 2016 में भी ये हुआ था घटना, तब भी मोदी जी जवाब दिए, हमारे हिंदुस्तान के आर्म फोर्स जवाब दिए। फिर 19 में घटना घटा, फिर अभी हुआ। 3 प्रधानमंत्री 3 तरह का घटना घटा सकते। कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है उन लोगों का मानसिकता है, पद कुछ भी हो, किसी को मिले, आतंकवाद पे काम करना है, उसी को बढ़ावा देना है। देखिए, पाकिस्तान एक फेल्ड डेमोक्रेसी है जी। एक नई नवेली दुल्हन को एक पर्यटक के रूप में वहां पे है और उस नई नवेली दुल्हन का सिंदूर उजाड़ दिया गया ये पूछ करके कि तुम कौन से धर्म के हो, और जाओ जाके अपने देश में बता दो कि हम तुमको छोड़ रहे हैं, तुम्हारे पति को खाली मारे। ये तो जघन्य, ये मानवता है ही नहीं। इसी के देश के अन्य भागों में जैसे बॉम्बे अटैक हुआ, अन्य जगहों पे हुआ, हर जगह ये हमारे देश के लोगों को प्रभावित करते रहे, नुकसान करते रहे। बावजूद इसके हम लोग उसको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत काबिल फोर्स है हिंदुस्तान का जो उसको टैकल करता है। बिल्कुल। लेकिन आपको उस कैंसर का इलाज करना बहुत जरूरी है, और कैंसर का इलाज आप तभी करेंगे जब जड़ में जाएंगे। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, मिलिटेंसी, ये हिंदुस्तान की एक समस्या बनी हुई है जी। और ये 1 साल 2 साल की नहीं है, पिछले 30 साल से आप देखेंगे उनकी पूरा सिस्टम जो है आर्मी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और उनके आर्मी के कोर थीम में ही जिहाद है। और वो जो बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो काफी हद तक खोखला भी होता है, बहुत ज्यादा दम नहीं होता है। छोटी छोटी घटनाओं के द्वारा आप अपने आप को ताकतवर नहीं कर सकते हैं। वरना 1971 ईस्वी में उनकी 90,000 फौज हाथ उठा करके यहाँ सरेंडर करके चली गई, तब भी उनको शर्मिंदगी नहीं हुई। बावजूद उसके उन्होंने कारगिल वॉर की हिमाकत की, और कारगिल वॉर के तो जघन्य, ये मानवता है ही नहीं। इसी कारण आप देखेंगे हिंदुस्तान का हर धर्म का व्यक्ति जो देश प्रेमी है आज देश के साथ में है, आज आर्म फोर्सेस के साथ में है, आज पॉलिटिकल विल पावर के साथ में। नमस्कार, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं विकास की बातें पॉडकास्ट प्रोग्राम में। आज हम लोग जानेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, आतंकवाद के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, तमाम इस तरह की घटनाओं के बारे में जो बार बार पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है। और हमारे सवाल का आज जवाब देने के लिए एक्स विंग कमांडर रंजीत सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप पुनः हमको समय दिए। थैंक यू सो मच। सर, अभी जो हाल ही में घटना हुआ, आज रात में ही हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, उसके बारे में आपका क्या विचार है सर? कैसे इसको देख रहे हैं? देखिए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जी, मिलिटेंसी जी, ये हिंदुस्तान की एक समस्या बनी हुई है जी। और ये 1 साल 2 साल की नहीं है, पिछले 30 साल से आप देखेंगे जी, 25 साल से तो बहुत ही ज़्यादा हमारे देश को ये घाव देता रहा है जी। और हम लोग ये जानते हुए भी कि ये जो टेररिस्ट हैं, मिलिटेंट्स हैं, ये कहीं न कहीं पाकिस्तान से आते रहे, और न सिर्फ जम्मू कश्मीर को बल्कि देश के अन्य भागों में जैसे बॉम्बे अटैक हुआ, अन्य जगहों पे हुआ, हर जगह ये हमारे देश के लोगों को प्रभावित करते रहे, नुकसान करते रहे। बावजूद इसके हम लोग उसको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत काबिल फोर्स है हिंदुस्तान का जो उसको टैकल करता है। बिल्कुल। लेकिन आपको उस कैंसर का इलाज करना बहुत जरूरी है, और कैंसर का इलाज आप तभी करेंगे जब जड़ में जाएंगे। ये जो ऑपरेशन हुआ है, इस पहलगाम घटना जो कि मानवता के लिए एक जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। बिल्कुल। जहाँ धर्म पूछ करके, धर्म जान करके एक मुख्य रूप से लोगों को की हत्याएं की गई, निर्मम हत्याएं की गई, और उसकी एक पैटर्न है जिसमें लोगों को बांटने का प्रयास किया गया। मैं देश के आर्म फोर्सेस का जितना भी आप उनकी बड़ाई करें, उनको सैल्यूट करें, कम होगा कि जिस दिन से घटना घटी है उसके तुरंत बाद से प्रिपेयर्डनेस हमारा उसी हिसाब से रहा है। और टारगेट सिलेक्शन इस रूप में रहा कि आज इस ऑपरेशन की आप सफलता देखें कि हम लोग टारगेट भी जान रहे हैं, टारगेट पे कैसे अटैक करना है, किस रूप में करना चाहिए, कब करना चाहिए, उचित समय क्या होगा, किस स्पॉट का इस्तेमाल करना चाहिए, किस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने से आपका अटैक प्रभावी होगा। ऑपरेशन संयुक्त रूप से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सभी लोगों का इसमें सामूहिक प्रयास है। और उसके बाद एक जो खासियत है कि आप जब किसी
एलओसी को किसी दूसरे देश में आप घुस करके अटैक करना या ऑपरेशन करना ऐसा चाहते हैं, तो उसके लिए एक पॉलिटिकल विल पावर की जरूरत होती है। बिल्कुल। सिक्योरिटी फोर्सेस, जो डिफेंस फोर्सेस भारत की है, वो अपनी मर्जी से ऑपरेशन का अंजाम नहीं दे पाएगी जब तक कि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप और विल पावर की जरूरत जो है वो प्रभावी ना हो। इस ऑपरेशन में, सिंदूर में, हम आप इस सब चीज़ का समन्वय देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। 1971 के बाद ये समन्वय हुआ है, जो सामूहिक प्रयास किया गया है। और देश तो सर जब आज़ाद हुआ, विभाजन हुआ, धर्म के आधार पे ही हुआ, लेकिन आज भी वो धर्म कहीं ना कहीं कट्टरता का रूप लिया जा रहा है, धर्म पूछ के मारा जा रहा है। लेकिन जब भी भारत की तरफ से जवाबी हमला होता है, कहीं ना कहीं आतंकवाद का जगह हो, आतंकवादी का लॉन्च पैड हो, चाहे वहाँ पे आतंकवादी हो, आतंकवाद देख करके जवाबी हमला किया जाता है, मिसाइल का यूज किया जाता है, बाकी चीज़ें। तो ये सर नहीं रुकेगा, इसको कैसे देखते हैं? मैं इसको थोड़ा सा अलग ढंग से देखता हूँ जी, कि धर्म पूछ करके जिस ढंग से हत्याएं की गई, निर्मम हत्याएं, जी, वो जघन्य अपराध है, मैं बता रहा हूँ। जी जी जी। बावजूद इसके आप देखेंगे हमारे देश में जो सभी धर्मों के लोग रह रहे हैं जी, सभी आज इकट्ठे हैं इस ऑपरेशन के लिए। बिल्कुल। आज कोई भी वर्ग है, कोई भी धर्म है, कोई भी संप्रदाय है, सभी उस टेररिज्म के और पाकिस्तान के खिलाफ में। तो उनके प्रयासों का असर वो सोच सकते हैं कि वो अपनी मंशा में सफल हुए जी, लेकिन वो असलियत में हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है और गंगा जमुना तहजीब है जी, और धर्मनिरपेक्षता का जो भाव है, ये हिलने वाला नहीं है जी, टूटने वाला नहीं है। बिल्कुल। और ये सदैव जिंदा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं सर पाकिस्तान में लगातार पॉलिटिकल पावर का भी मिसयूज किया जाता है। लगातार वहाँ के प्रधानमंत्री बदल जा रहे हैं, बहुत तरह की चीज़ें होता है। 2016 में भी नवाज शरीफ नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे। 2016 में भी ये हुआ था घटना, तब भी मोदी जी जवाब दिए, हमारे हिंदुस्तान के आर्म फोर्स जवाब दिए। फिर 19 में घटना घटा, फिर अभी हुआ। 3 प्रधानमंत्री 3 तरह का घटना घटा सकते। कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है उन लोगों का मानसिकता है, पद कुछ भी हो, किसी को भी मिले, आतंकवाद पे ही काम करना है, उसी को बढ़ावा देना है। देखिए, पाकिस्तान एक फेल्ड डेमोक्रेसी है जी, और पाकिस्तान में ये चीज़ इसलिए हो रहा है जी। आज आप अगर इसको देखेंगे, टीवी डिबेट पे देखेंगे जी, कहीं पे भी, तो आप लोगों को भी सब बहुत सारे विशेषज्ञ भी आपको इस पे बात करते जी, हुए दिखेंगे। मैं तो एक जितने बड़े बड़े जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल आते हैं उनके सामने तो मैं एक बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, लेकिन हाँ, मैं भी उसमें एक विशेष चीज़ ये बता सकता हूँ कि पाकिस्तान को की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, इसलिए कि पाकिस्तान अपने देश में ही घिरा हुआ है। आज उनके अपने कुकृत्यों के कारण जिस तरह से उन्होंने आतंकवादियों को अपने देश में पनाह दिया है, उसके कारण वही आतंकवादी आज उनके लिए नासुर बन चुके हैं। आज उनका अपना ही जो क्षेत्र है, चाहे वो पंजाब सिंध एरिया हो, चाहे वो बलूच एरिया हो, जिस खैबर पख्तूनख्वा हो, जिस जगह भी आप देखें, वो सब आज़ादी की बात कर रहे हैं। आज़ादी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पंजाब को छोड़ करके अन्य एरिया को अपना मानता ही नहीं है। वहाँ आप आए दिन देखेंगे कि पाकिस्तान में एयर पावर का यूज अपने ही लोगों के खिलाफ किया जाता है। कभी आपने हिंदुस्तान में ये नहीं देखा? नहीं। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में इतनी सारी घटनाएं हुई हैं, कहीं पर आपने एयरफोर्स का यूज होते हुए उनके अटैक के ऊपर नहीं देखा होगा। कैजुअलिटी इवैक्यूएशन या अन्य चीज़ों में एयरफोर्स का यूज होता है। क्यों ऐसा मानना है कि एयर पावर का यूज अपनी नागरिक के खिलाफ में हम कर ही नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तान वो कर रहा है, इसलिए कि जिस एरिया में वो यूज कर रहा है उनको अपना मानता ही नहीं है। ये तो उनकी भावना हो गई। ऐसे फेल्ड स्टेट के बारे में मेरे से ज़्यादा आप खुद आकलन कर सकते हैं कि क्या है। आज जो स्थिति ये है कि अपने देश में ही घिरे हुए हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो कोई भी कंट्री आज पाकिस्तान को खुल करके मदद करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई कहता है कि भाई आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने घर में पनाह दे रहे हैं, ये बंद कीजिए। क्योंकि आतंकवाद जो जैसे देखिए तालिबान का है, पहले तो पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया, आज तालिबान उनके खिलाफ उन्हीं उल्टे रहते हैं। एक ढंग की चीजें आपको बाइट करेगी ही करेगी। आप अगर अपने घर में सांप पालेंगे तो वो सांप आपको डसेगा, ये सच है।
इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ में कठोर कार्रवाई की आवश्यकता रही है और वो पिछले सालों से, कई सालों से लगातार पाकिस्तान के खिलाफ में किया भी जा रहा है। इसी कारण से हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो रिश्ता है, रिलेशनशिप है, आज इतना ज़्यादा स्ट्रेंड है कि आप कुछ भी बहुत ज़्यादा सहूलियत वाली चीज़ नहीं देख रहे हैं। क्रिकेट नहीं हो रहा है एक दूसरे देश के बीच में, कई सालों से नहीं हो रहा है जी। अब जो ये ऑपरेशन हुआ है, इस ऑपरेशन में एक खासियत है कि हमने टारगेट चूज किया है उस जगह पे जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे उनको बना दिया जाता है और जहाँ पे वो सहूलियत के साथ रहते हैं, वो एरिया पाकिस्तान का है। तो हमारे लिए दुर्लभ ये था। और ये पॉलिटिकल, मैं विल पावर इसलिए बोल रहा हूँ कि पॉलिटिकल सेटअप को, पॉलिटिकल लीडरशिप को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि ओके स्ट्राइक जो दूसरे देश में है कि आर्म फोर्सेस को बोला जाता है ओके यू गो अहेड। ये डिसीजन मेकिंग इजी नहीं होता है, इसलिए जो भी गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है उसको प्रेज करने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज देश का सत्ता पक्ष, विपक्ष, हर कोई एकजुट है इस मसले में। हर कोई ये कह रहा है कि हिंदुस्तान का तिरंगा झुकना नहीं चाहिए और टेररिज्म को उसके ही घर में घुस करके जो मारा गया है, ये बहुत ही सही और ऐसा कदम है जिसका प्रभाव आपको आगे भी दिखेगा। सराहनीय कदम है सर। मेरा मानना है ये नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, नाम में सर टाइटल हो जो भी कहे, शरीफ लगा हुआ है, लेकिन इस तरह का जो जवाब दिया जा रहा है हमला करके, इससे तो ये लोग सीखने वाले नहीं हैं। आगे जो है कहीं ना कहीं उन लोगों को ऐसा भावना आता होगा कि गलत कर रहे हैं, इसमें सुधार करें, इकोनॉमिक बात करें, स्टार्टअप पे बात करें, युवाओं महिलाओं को आगे करें, तो ये चीज़ें उन लोगों की भाव में नहीं आता सर। नहीं, भाव में आता है या नहीं आता है, उनकी मजबूरी है कि उनका जो देश है नाम के लिए लोकतंत्र है जी। उनकी पूरा सिस्टम जो है आर्मी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और उनके आर्मी के कोर थीम में ही जिहाद है। और वो जो बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो काफ़ी हद तक खोखला भी होता है, बहुत ज़्यादा दम नहीं होता है। छोटी छोटी घटनाओं के द्वारा आप अपने आप को ताकतवर नहीं कर सकते हैं। वरना 1971 ईस्वी में उनकी 90,000 फौज हाथ उठा करके यहाँ सरेंडर करके चली गई, तब भी उनको शर्मिंदगी नहीं हुई। बावजूद उसके उन्होंने कारगिल वॉर की हिमाकत की और कारगिल वॉर के दौरान में आप सुने होंगे कि अपने खुद के वो देश के जो रेगुलर आर्मी के थे जवान जो यहाँ पे टेररिस्ट के और मिलिटेंट के नाम पे वो बोल रहे थे कि हैं और हमारे नहीं हैं, उनको भारत के ही सरजमी में मारने के बाद इज्जत के साथ मिट्टी दिया गया, दफनाया गया। ये हमारा संस्कार है, लेकिन आप उनकी नीयत को समझें कि वो सुधरने वाले हैं नहीं। उनकी नीयत में खोटे से ब्लड में ही कहीं ना कहीं दोष है, क्योंकि वो लोग मान चुके हैं कि हम लोग पिछड़ गए हैं, किसी देश से कम्पीट नहीं कर सकते, इकोनॉमी मेरा ठीक नहीं है। तो गांव घर में भी होता है कि चलो फलना आगे बढ़ रहा है तो उसका पैर खिंचाई किया जाए, उसका बुराई किया जाए, उसको धोखा दिया जाए, किसी तरह से भगलाया जाए, कहीं ना कहीं वो आतंकवाद का सहारा लेकर के दुर्भाग्य है पाकिस्तान का, पाकिस्तान स्टेट का दुर्भाग्य है। क्योंकि आज इसी कारण देखें आप कि उधर अफगानिस्तान से भी उनका नहीं बन रहा है जी। अपने ही इसमें खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, सिंध की बात करें, बलूच की बात करें, वहाँ नहीं बन रहा है उनका। इधर वो इंडिया से नहीं बन रहा है। तो चारों तरफ जो लोग घिरे हुए हैं उनका किन्हीं से नहीं बन रहा है, और जिनसे वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो आज उनको गुलाम करने की स्थिति पे है। अगर जो इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पे आप चाइना की बात करें तो चाइना तो चाहता है कि वो उन पे डिपेंडेंट रहे और उनको गुलाम की तरह रखे। और आप स्थिति देखिए, अभी ऑपरेशन सिंदूर जो आज ही हुआ है, इसके बाद चाइना ने भी उनको नसीहत दे दी है कि भैया मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम योर साइड। रीजन कि उनको भी मालूम है कि भाई कि तुम्हारे रेगुलर आर्मी पे अटैक नहीं किया गया है, तुम्हारे नागरिकों पे भी अटैक नहीं किया, तुम्हारे घर में घुस करके आतंकवादियों पे अटैक किया गया जिसको तुम पनाह दे रहे हो। भैया ये तो पहले अमेरिका ने भी किया है। ओसामा बिन लादेन को जिसको खोजने के लिए 10 साल अफगानिस्तान में अमेरिका भटकती रही, फाइनली वो पाकिस्तान में मिला और उसको आयर ऑपरेशन करके उठा के ले गए, मार के फेंक दिए। तो ये तो हक है, इंडिया का भी हक है भाई, अगर तुम हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाओगे और वो आतंकवाद यहाँ पे आतंक फैलाने के बाद तुम्हारे देश में घुस करके रह रहा है, तुम उसको सपोर्ट कर रहे हो और उसको अपना सुरक्षा दे रहे हो। आज देखिए जो मौलाना
मसूद के हाँ, हाँ। यहाँ रिलेटिव्स का जो जनाजा वगैरह था, जी, जी। उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान का ये सम्मिलित हुए हैं। नहीं, सम्मिलित नहीं हुए, लेकिन उनका जो ये रीत का जो ये होता है फूल का बना हुआ जी, राउंडर, जी, जी। वो भेंट किया गया, लिखा हुआ है SUAS। हम्म। बहुत सारे वर्दी पहने हुए आर्मी के रेगुलर फोर्स वहाँ पे दिखे। तो भैया आप आतंक एक तरफ बोलते हुए हमारे नहीं है, ये आतंकवादी हैं, तो उनके यहाँ पे आप पाकिस्तान का झंडा से उनके कफिन को ढक करके उनके जनाजे को आप सहारा दे रहे हो, तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आप कहीं न कहीं सब लोग मिले हुए हैं और आप ये बोल रहे हैं कि हम उनके साथ नहीं है, पर आपको अपनी खुद लड़ने की औकात नहीं है, लड़ने की हिम्मत नहीं है, लड़ने का हौसला नहीं है, और लड़ने की आपकी जो है कभी हो भी नहीं सकती हिंदुस्तान के खिलाफ। बिल्कुल। तो आप छोटा छोटा पिंच होना चाहते हैं आतंकवाद के नाम पे। तो ऐसी सूरत में ये लगातार, और ऑपरेशन का भी आप ब्रीफ देखें आज के इसमें, तो ये जो टारगेट्स की पहचान बताई गई है, ये टारगेट्स वो हैं जो बॉम्बे अटैक के लिए भी जहाँ पे आतंकवादी बोलते थे। आप ध्यान देके देखें तो इसका क्या मतलब है? इसका एक मतलब ये निकलता है कि हमें इस बात का इंफॉर्मेशन अपनी एजेंसी के माध्यम से लगातार रहा है कि आतंकवादी कहाँ से ट्रेन होते हैं, कहाँ से क्रॉस करते हैं, और कहाँ से उनका हमारे यहाँ पे आकर के माहौल खराब करना होता है और फिर लौट के कहाँ जाते हैं। तो ऐसी सूरत में सब का बांध हिंदुस्तान का टूट गया, और तब जाके ये कार्रवाई हुई है। और आगे भी ये एक सीख भी है पाकिस्तान के लिए, आगे भी अगर आप अपनी करतूतों से बाज नहीं आएंगे तो इस ढंग के ऑपरेशन पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन ये आखिरी बार हो ऐसी जरूरी नहीं है, वो आगे भी इस ढंग का ऑपरेशन होगा। लोगों का जो मास्टर माइंड सर हाफिज सईद है, वो कहीं ना कहीं मीडिया के द्वारा देखने को मिला, वो कह रहे थे कि हम भी क्यों नहीं शहीद हो मर गए, मेरे परिवार के 10 लोग, बेटा भतीजा। मौलाना मसूद के जी बोले थे 10 लोग जो कांधार हाईजैक में इन्वॉल्व था, उसकी बात कर रहे हैं, हाफिज सईद की बात नहीं। कहीं कि उनको भी एहसास हो रहा है जो नहीं वो एहसास नहीं, वो तो अभी जो है अपने परिवार वाले जब कुत्ते की मौत मरे हैं, सुअर की मौत मरे हैं, तब उसको ये एहसास हो रहा है। उस समय एहसास कहाँ गया जब एक नई नवेली दुल्हन को एक पर्यटक के रूप में वहाँ पे है, और उस नई नवेली दुल्हन का सिंदूर उजाड़ दिया गया ये पूछ करके कि तुम कौन से धर्म के हो, और जाओ जाके अपने देश में बता दो कि हम तुमको छोड़ रहे हैं, तुम्हारे पति को खाली मारे। ये तो जघन्य, ये मानवता है ही नहीं। इसी कारण आप देखेंगे हिंदुस्तान का हर धर्म का व्यक्ति जो देश प्रेमी है, आज देश के साथ में है, आज आर्म फोर्सेस के साथ में है, आज पॉलिटिकल विल पावर के साथ। पॉलिटिकल विल पावर से सर कहीं ना कहीं वो जो करेज है, पॉलिटिकल विल पावर जो है, एक तो बधाई के पात्र हैं हमारे तीनों सेना, बाकी ऑडियो खुफिया एजेंसी जो भी हैं, साथ ही साथ मोदी जी भी बधाई के पात्र हैं। ये जो डिसीजन मेकिंग इनका विल पावर है, करेज है कि नहीं ये चीज़ें करना है, फ्रीडम दिया जाता है कि चीज़ें किया जाए। तो पहले ऐसा था या फिर अभी कुछ ज़्यादा एग्रेसिव वे में किया जा रहा है? देखिए, ये एक व्यक्ति का नाम लेके मैं इस विषय को संकुचित नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने बोला पॉलिटिकल विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर, पॉलिटिकल विल पावर के बिना कोई भी आर्म फोर्सेस खुल करके वो एक्शन नहीं ले सकता। खास करके किसी दूसरे देश की टेरिटरी को क्रॉस करना आप तभी क्रॉस कर सकते हैं जब आपको पॉलिटिकल गो हेड मिला हुआ है, वो मिला है। और इसके लिए भारत का जो लोकतंत्र है, भारत की जो सरकार है, उसको प्रेस करना ही पड़ेगा। जी सर, भारत से घिरा हुआ जो बाकी देश है एशिया में, जो भी देश आ रहे हैं, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, कहीं न कहीं अस्थिरता वहाँ भी नहीं है सर। चाइना के द्वारा या अलग अलग संगठन के द्वारा कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया जा रहा है, तो एक तरह से कहीं हिंदुस्तान के लिए आगे खतरा बन सकता है। देखिए, हमेशा ये जब आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात करते हैं, रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो हमेशा ये आपके हक में होता है कि आपका पड़ोस स्टेबल रहे। स्टेबल इनस्टेबल नेबरहुड आपको हमेशा परेशान करता है। खास करके इंडिया जो कि एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, यहाँ पे और भी ये ज़्यादा परेशान करता है। हमारी जो सरकारें रही हैं लगातार सालों से, वो इस बात से हमेशा परेशान रही हैं, और यही वजह है कि जो छोटे छोटे देश हैं हमारे पड़ोस में, उनको हमने अपने ईगो को डाउन करके भी
उनके ईगो को प्रश्रय देने का प्रयास किया, चाहे वो बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, जितने भी म्यांमार हो। इंडिया एक बड़ी टेरिटरी वाला और स्ट्रॉन्ग कंट्री है जी। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम पड़ोस के मुल्कों पर वो ब्रदरली ये रखें और छोटे भाई की नियत से। यहाँ तक कि आप अफगानिस्तान देखिए जो कि बाउंड्री क्रॉस करती है, आप देखिए अफगानिस्तान से इंडिया का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंक्लूडिंग कि जब ये तालिबान का राज रहा है तब भी, क्योंकि हमारा मानना है कि किस कंट्री में किसकी सरकार है वो उस कंट्री का अपना ये लेखा जोखा हो सकता है, पर हमारे लिए कंट्री फर्स्ट है। तो चाहे नेपाल में कम्युनिस्ट की सरकार रहे, नेपाल में कांग्रेस सरकार रहे, नेपाल में कोई अन्य सरकार रहे, तो नेपाल को इंडिया एक स्पेशल प्रिविलेज देता रहा है। उसकी वजह है, कोई अन्य वजह नहीं है, हम कुछ अन्य चीज नहीं जानते, सिर्फ ये है कि इंडिया के हक में है कि नेबरहुड स्टेबल रहे। लेकिन नेबरहुड स्टेबल रहे इसके लिए हम उनकी सरकार में घुस करके हम बहुत कुछ करने की स्थिति में होते भी नहीं है। हमारा एक बार हमको इसका खामियाजा मिल चुका है जब इंडियन जो पीस कीपिंग फोर्स है श्रीलंका में जाके कुछ करने का प्रयास किया, उसी कंट्री के हक में करने का प्रयास किया, और बाद में हमारे बहुत ही अच्छे और प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी जी की हत्या हो गई। उसमें कहीं न कहीं वहाँ के जो टेररिस्ट थे उनका हाथ रहा था। ये सब ऐतिहासिक चीज़ है लेकिन हमारे सामने है। तो हम लोग अपने नेबरहुड में इंटरवेंशन या इंटरफेरेंस करना चाहिए ऐसा नहीं मानते, लेकिन निश्चित रूप से सहयोग का भाव रखते हैं। जो अभी की सरकार है वो भी कर रही है। बावजूद इसके अगर पड़ोस में इंस्टेबल नेबरहुड है तो उसमें हम लोगों का कोई रोल नहीं हो सकता। जी, धीरे वो लोग खुद ही कहीं ना कहीं गलत राह पे जा रहे हैं, इकोनॉमी खराब हो, किसी दूसरे देश के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, इंटरनल फैक्टर होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। उसमें एक एक्सटर्नल फैक्टर चाइना भी है कि चाइना के इंटरफेरेंस से कैसे ये श्रीलंका को बर्बाद किया गया, ये छुपा हुआ नहीं है। चाइना का इंटरफेरेंस जब नेपाल में बढ़ा तो नेपाल जैसा देश इंडिया के लिए आग दिखाने लगा थोड़ी देर के लिए, फिर उसको सहयोग की भावना आई, फिर ठीक किया गया। यही हालत बांग्लादेश के साथ हुआ है। लेकिन देखिए ये लोग इतने छोटे, बांग्लादेश हमारे द्वारा पैदा किया हुआ देश है ना, 1971 में। उसको आप कैसे भूल सकते हैं कि इंदिरा गांधी जी का जो इंदिरा गांधी जी क्या बोलेंगे, अगेन एक पॉलिटिकल विल पावर बोले, पॉलिटिकल विल पावर उस समय आर्म फोर्सेस को ये गो हेड दे करके वहाँ के आज़ाद इसके लिए आज़ादी के लिए सहयोग किया और वो बांग्लादेश का निर्माण हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है आप नेबरहुड में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस और इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए। आतंकवाद हो या फिर अलग अलग कंट्री का जो इशूज है, मान लीजिए यूक्रेन, रूस का, इजराइल, फिलिस्तीन का, बाकी चीज़ों का, ये चीज़ें कहीं ना कहीं 1, 2, 4, 5 साल में आपको भी लग रहा है बढ़ता जा रहा है या फिर कम हुआ है? जब भी सभ्यता आगे बढ़ेगी, युद्ध जो है हजारों साल से होता रहा। अगर युद्ध ना हुआ होता, देखिए युद्ध फाइनली जो है शांति के लिए होता है, शांति के लिए होता है। जी। आप देखेंगे कोई भी लड़ाई के बाद पीस टॉक होता ही होता है, समझौता होता ही होता है। जी। तभी जाके वो फाइनल कल्मिनेशन होता है। आखिर आपका एम क्या है, एम ऑफ वॉर क्या होता है? वो पीस की तरफ होता है, कुछ न कुछ इसमें ऐसा चीज होता है जो हमको ये हासिल करना है। ठीक है, विस्तारवाद अलग चीज है, लेकिन आमतौर पे अब आप यूक्रेन और रशिया की बात कर रहे हैं जो अभी 2.5-3 साल से युद्ध चल रहा है। अब उसकी बहुत सारी बातें उस पर हो सकती हैं। रशिया की अपनी मजबूरी है, नेटो के साथ में यूक्रेन का अपना ये है। इंडिया के लिए देखिए, इंडिया ने इतना ज्यादा परिपक्वता दिखाई कि रशिया जो कि इतना स्ट्रॉन्ग एलाई इंडिया का होते हुए भी इंडिया ने बहुत ही तरीके से सहेज करके रशिया का साथ भी दिया, लेकिन यूक्रेन का भी विरोध नहीं किया। आप इजराइल और पैलेस्टाइन का देखें, इजराइल आज की डेट में हमारा स्ट्रॉन्ग एलाई है। एलाई मीन्स हमारी जो फ्रेंडशिप है इजराइल से बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसलिए है कि जितने भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट होते हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा इजराइल से आ रहा है, चाहे वो मिसाइल के क्षेत्र में देखें, यूएवीज के क्षेत्र में देखें। तो आप देखेंगे कि हम लोग ऐसा नहीं है कि उन पे डिपेंडेंट है। एक्चुअली इंडिया इज अ बिग मार्केट, तो हम पैसे देके वहां से खरीद रहे हैं। उनके पास टेक्नोलॉजी है जो बना के IAI जो इजराइल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो बेच रहा है, हम लोग खरीदते हैं। लेकिन जब आप उनको बिजनेस डीलिंग में लाते हैं तो आप एक तरह से
फ्रेंडशिप में आ जाते हैं। फ्रेंडशिप में आ जाते हैं। बावजूद इसके हमने पैलेस्टाइन का कोई विरोध नहीं किया। पैलेस्टाइन जो है मैंने जो अभी जो वॉर आप देखेंगे इसमें इंडिया ने फ्रेंडशिप रहते हुए भी कितनी सहूलियत से अपना बीच का रास्ता रखा है। जबकि आज भी आप देखें तो इजराइल इंडिया के साथ में हर कदम पे खड़ा दिखेगा। जी, पहले से भी रहे हैं अभी। तो ये सब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के कुछ पार्ट्स होते हैं। इंटरनेशनल रिलेशनशिप बहुत ही टफ है, जिसके लिए IFS इतने सारे ऑफिसर इन्वॉल्व होते हैं, डिफेंस ऑफिसर्स इन्वॉल्व होते हैं। आप जिस भी कंट्री में जाएं वहाँ के एम्बेसी में आपको विदेश मंत्रालय के भी लोग मिलेंगे और डिफेंस के भी लोग मिलेंगे, इकट्ठे काम करते हैं। ये उसमें सारी जितनी भी आपको डिप्लोमेसी दिखेगी। उसके बाद बहुत सारे अन्य फैक्टर हैं, चाहे वो प्रबुद्ध लोगों का हो, डिफेंस से हो या अन्य सर्विसेज से हो, जिनको इस चीज़ का नॉलेज है, प्रीवियस एक्सपीरियंस है, वो ट्रैक 2 ट्रैक 3 डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारे JNU के प्रोफेसर्स हैं जो कि आज ट्रैक 2 डिप्लोमेसी में, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी में अन्य कंट्रीज के साथ इन्वॉल्व। इट्स अ टफ, इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर और वो इंडिया बखूबी निभा रहा है। और इसी कारण आज इंडिया को आप देखेंगे कि एक बढ़ता हुआ डेमोक्रेसी है और स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी माना जाता है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि शांति बना रहे इंडिया में भी, अदर कंट्री में भी। जाति धर्म पे हम लोग कभी चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब पहलगांव में धर्म देख के जान से मार दिया जाता है, गोली मार दिया जाता है, तो इसी दरमियान अभी हफ्ता भर नहीं हुआ है सर कि जाति जनगणना का बात हुआ है जो देश स्तर पर होगा। इसको आप सब किस स्तर देखते हैं? क्योंकि युवा तो रोजगार चाहता है, महिला सुरक्षा चाहती है, किसान अपना मान लीजिए मुआवजा चाह रहा है कि बेहतर हो, है ना। तो इसके बीच जो जाति जनगणना है, इससे क्या समाज का क्या बेहतर हो? ठीक है, मैं इसका काउंटर सवाल करूंगा जिसमें आंसर भी। जी। आज देश की कौन सी पार्टी है जी जो कास्ट सेंसस जातिगत जनगणना के खिलाफ है? कोई नहीं है। तो फिर तो देश के लिए सही है, तभी कोई नहीं है। जी। अब इसमें क्या जवाब है? जी। आज जो हकीकत है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। जातिगत जनगणना के खिलाफ में आज कोई भी पार्टी नहीं है। तो डेमोक्रेसी में बहुमत ही सच है। सच्चाई है। तो बहुमत मतलब अभी तो पूर्ण बहुमत मतलब सभी लोग जातिगत जनगणना के साथ में सभी। तो इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए। कहीं न कहीं जाति जनगणना होने के बाद युवाओं को मौका ज़्यादा मिलेगा रोजगार में। बात वो नहीं है, देखिए बात वो नहीं है। हम अभी पहले तो जातिगत जनगणना पे आपने पूछा क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये तो आप सीधी सी बात हम आपको ये बताना चाहते हैं। आज के दिन एक भी भारत की राजनीतिक पार्टी जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं है, सब उसके पक्ष में। तो भाई इसका मतलब तो यह देश के हित में है, तभी सब लोग पक्ष में। बिल्कुल। तो मैं मानता हूँ कि वो लोग जो करेंगे सही करेंगे, अच्छा करेंगे। आई होप सब कुछ अच्छा हो। सर लास्ट हम आपसे संदेश चाहेंगे जवानों के लिए जो बॉर्डर पर डटे हुए हैं, आर्मी हो, BSF हो, CRP हो, उनके लिए सर क्या कहना चाहिए? देखिए, जो भी जवान आज देश पे सर्विंग हैं, चाहे आर्मी के हो, एयरफोर्स के हो, नेवी के हो, चाहे बॉर्डर पे हो, चाहे देश के अंदर हो, जिस भी काम में इन्वॉल्व हो, या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस के हो, BSF के हो, ITBP के हो, SSB के हो, CRPF के हो, CISF के हो। देखिए आर्म फोर्सेस, यहाँ तक इंक्लूडिंग पुलिस फोर्सेस की मैं बात कर रहा हूँ स्टेट में, जो भी यूनिफॉर्म पर्सनल होते हैं उनमें देश के लिए कुछ करने का जज्बा होता है। और उनको कितना अच्छा दिखे वो, ये उनके सिस्टम पे डिपेंड करता है। सिस्टम बहुत फुल प्रूफ हो तो हर व्यक्ति आपको वहाँ पे अच्छा दिखेगा। हम आपको विश्वास रखना चाहिए, देश के लोगों को विश्वास रखना चाहिए। वर्दी पहना हुआ हर एक व्यक्ति कम से कम उन व्यक्तियों से ज़्यादा आपको ईमानदार और निष्ठावान मिलेगा, मरने मिटने वाला मिलेगा, क्योंकि ट्रेनिंग पैटर्न ऐसा है जो कि वर्दी नहीं पहने। इतना तो मैं सच्चाई बता सकता हूँ। इसलिए मैं सभी वर्दी पहने हुए और जो वर्दी उतार के हमारे जैसे लोग आए हैं, हमने चूंकि उसका अनुभव है, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि कंटिन्यू डूइंग गुड जॉब। देश के लिए मरना एक जन्नत मिलना होता है, लेकिन मरने की नियत नहीं होना चाहिए। जब आप जियोगे तभी देश जिएगा। इसलिए वो सारी सावधानी बरतते हुए पूरी निष्ठा के साथ अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए अगर जो कुर्बानी देने की भी बात आए तो कभी किसी को पीछे नहीं हटना है। मुझे अपने देश के सारे वर्दी वालों पर गर्व है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। और मैं बस इतना ही बोल सकता हूँ
कि एक और जिंदगी मिलेगी तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उस जन्म में भी मुझे उस लायक बनाए कि मैं वर्दी हासिल कर सकूँ। जैसा कि आप सभी को देखने को मिला, हम लोग आतंकवाद पे, पाकिस्तान पे, हिंदुस्तान पे, एशिया पे, पूरा दुनिया पे हम लोग बात किए। किस तरह आप इस चीज़ को देखते हैं, कैसा आपको लगा, सर का जवाब आप कमेंट करके जरूर बताएं। आगे भी बने रहें, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।